हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोस आने वाले टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम आ गए हैं चतुर्थ उत्थान पर, और हम देख रहे हैं आधुनिकता बोध के उपन्यासों को, जिसमें आज हम देखेंगे रमेश चंद्र शाह जी जो कि एक प्रतिष्ठित आलोचक हैं, उनके उपन्यासों को आज हम देखेंगे। जिसमें इनका पहला उपन्यास है गोबर गणेश, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। इसमें कथानायक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण किया गया है उपन्यास गोबर गणेश में। किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें दलित कथानायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण किया गया है। पूर्वापर 1990 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें दो मित्रों के बचपन की कहानी को चित्रित किया गया है। आखिरी दिन 1992 ईस्वी में प्रकाशित रमेश चंद्र शाह जी का ये उपन्यास है, जिसमें नैतिक पतन, अमानवीयता आदि का चित्रण किया गया है। पुनर्वास 1995 में प्रकाशित रमेश चंद्र शाह जी का प्रतिष्ठित उपन्यास है। इसमें कथानायक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण किया गया है। तो ये थे रमेश चंद्र शाह जी के प्रमुख उपन्यास। अब हम देखेंगे प्रणव कुमार बंद्योपाध्याय जी के उपन्यासों को, जिनमें इनका पहला उपन्यास है खबर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है। गोपीगंज संवाद 1981 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध लड़े जाने वाले स्वाधीनता संग्राम का अंकन किया गया है। आदिकांड 1985 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें ग्रामीण अंचलों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए लड़ाई का चित्रण है आदिकांड नामक इनके उपन्यास में। अमृतपुत्र 1990 ईस्वी में प्रकाशित प्रणव कुमार बंद्योपाध्याय जी का उपन्यास है। पदातिक 1995 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें रामायण की कथा, जिसमें अयोध्या कांड को पर यह आधारित उपन्यास है। पदातिक रामायण की कथा को इसमें आधार बनाया गया है। पंचवटी 1999 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें रामायण के अरण्य कांड को आधार बनाया गया है। तो ये थे प्रणव कुमार बंद्योपाध्याय जी के उपन्यास। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यासों को, जिनके प्रमुख उपन्यास हैं एक नौकर की कमीज, जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन किया गया है। एक नौकर की कमीज, विनोद कुमार शुक्ल। खिलेगा तो देखेंगे 1996 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें एक अध्यापक के परिवार का अंकन किया गया है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये एक इनका लोकप्रिय उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ला जी का, जिसमें कथानायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण किया गया है। इनका अगला उपन्यास है हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। तो ये थे विनोद कुमार शुक्ला जी के उपन्यास। आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ला के दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का जादू कहा है। इनका ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती है, जिसको आलोचकों ने निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का
जादू कहा है। अगले उपन्यासकार के रूप में हम देखेंगे मणि मधुकर जी को, जो कि एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को। मणि मधुकर जी का पहला उपन्यास है सफ़ेद मेमने, जिसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। इसमें राजस्थान के नेगिया, बराऊ, गाबासी जैसी धाड़ियों में बसे लोगों की कथा का चित्रण किया गया है। ये राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है सफ़ेद मेमने। पत्तों की बिरादरी नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। इसमें राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित राहत शिविरों की जिंदगी का अंकन किया गया है पत्तों की बिरादरी नामक उपन्यास में। अगला उपन्यास है पिंजरे में पन्ना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। इसमें रम्या और सोनटके के जीवन का अंकन किया गया है। तो ये थे 3 प्रमुख उपन्यास जो कि मणि मधुकर जी के हैं। अगले उपन्यासकार के रूप में हम देखेंगे श्रवण कुमार गोस्वामी जी के उपन्यासों को, जिसमें इनका पहला उपन्यास है जंगल तंत्रम, जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। इसमें लोकतंत्र की असलियत का चित्रण किया गया है। सेतु 1981 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। भारत बनाम इंडिया 1983 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें समकालीन भारत के गांव की पीड़ा का चित्रण किया गया है। भारत बनाम इंडिया। दर्पण झूठ न बोले 1983 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया है। राहु केतु 1984 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्ट समकालीन राजनीति का चित्रण किया गया है। मेरे मरने के बाद 1985 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें हिंदी लेखक की नियति का चित्रण किया गया है। चक्रव्यूह 1988 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। चक्रव्यूह। आदमखोर 1992 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। एक टुकड़ा सच 1992 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। और हस्तक्षेप 2002 में प्रकाशित हुआ था। कहानी एक नेता की 2005 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिनका नाम है श्रवण कुमार गोस्वामी। तो ये थे श्रवण कुमार गोस्वामी जी के प्रमुख उपन्यास। अब हम देखेंगे मनोहर श्याम जोशी जी के उपन्यासों को, जो कि आधुनिकता बोध के उपन्यासकार हैं और ये एक लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को, इनके प्रमुख उपन्यासों को, जिसमें पहला उपन्यास है करु करु स्वाहा। 1980 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण किया गया है। कसब का अर्थ होता है क्या जाने, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1987 ईस्वी। ये एक मार्मिक प्रेम कथा है। हमने देखा कि धनवीर भारती जी का गुनाहों का देवता, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम अगर पढ़ते हैं कसब को, तो हमें इसमें एक नए आधुनिकता बोध के साथ में एक प्रेम कथा को चित्रित किया गया है कसब, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है। हर या हरकुलिस की हैरानी, ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1994 ईस्वी में। इसमें कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है टाटा प्रोफेसर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी। इसमें एक स्कूल शिक्षक के व्यंग्य चित्र का अंकन किया गया है। हमजाद 1996 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। क्याप का मतलब होता है अजीब, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2001 ईस्वी। इसमें कूर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी को चित्रित किया गया है। कौन हूँ मैं 2006 प्रसिद्ध भुवाल सन्याल के केस पर आधारित ये उपन्यास है कौन हूँ मैं। अगले उपन्यासकार हैं
सुरेंद्र वर्मा जी जो कि एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। उन्होंने कुछ उपन्यासों की भी रचना की है। ये देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। इसमें इनका पहला उपन्यास है अंधेरे से परे। इसका प्रकाशन वर्ष 1980 है। मुझे चांद चाहिए 1993 और दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। अगले उपन्यासकार हैं द्रोणवीर कोहली, जिनके उपन्यास हैं हवेलियों वाले, चौखट और आंगन का कोठा, काया स्पर्श, तकसीम, बाह कैंप, नानी और पोटली। तो ये थे द्रोणवीर कोहली जी के उपन्यास। अगले उपन्यासकार के रूप में हम देखेंगे मंजूर एहतसाम को, जिनके महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं इनके उपन्यासों को। कुछ और दिन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी। इसमें पति पत्नी संबंध पर आधारित ये उपन्यास है। सूखा बरगद 1986 ईस्वी में इनका उपन्यास का प्रकाशन है, सूखा बरगद का। इसमें हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। दास्तानी लापता 1995 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें इंसानियत के लापता होने की नियति का चित्रण किया गया है। वशारत मंजिल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2004 ईस्वी। इसमें मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण किया गया है। तो ये थे मंजूर एहतसाम जी के उपन्यास, जिसमें सूखा बरगद काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास है। मंजूर एहतसाम ने मदरसा और पहर ढल्ले शीर्षक से दो और उपन्यासों को लिखा है। अगले उपन्यासकार के रूप में हम देखेंगे मिथिलेश्वर जी को, जो कि एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को। इनके प्रमुख उपन्यास हैं झुनिया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी है। इसमें बिहार के गाँव का चित्रण किया गया है। युद्धस्थल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। इसमें अंधविश्वासग्रस्त पिछली मानसिकता के ग्रामीणों के भयावह जीवन का अंकन किया गया है। युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे मिथिलेश्वर जी का एक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1995 ईस्वी है। इसमें रुपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन किया गया है। यह अंत नहीं 2000 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें समकालीन बिहार के गांव का यथार्थ चित्रण किया गया है। सुरंग में सुबह 2003 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरे को दिखाया गया है। माटी कहे कुम्हार से मिथिलेश्वर जी का एक और उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2006 ईस्वी। इसमें दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का अंकन किया गया है। पानी बीच मीन प्यासी, ये कमलेश्वर जी का उपन्यास है। तो अभी तक हमने देखा कमलेश्वर जी के उपन्यासों को। अब हम देखेंगे वीरेंद्र जैन, जो कि समकालीन उपन्यासकारों में प्रतिष्ठित हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को, जिसमें सबसे पहला उपन्यास है सुरेखा पर्व, जिसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है। अनातीत 1983 ईस्वी। प्रतीक एक जीवनी 1983 ईस्वी। शब्दबद्ध 1983 ईस्वी। शब्दबद्ध नामक इनके उपन्यास में प्रकाशन जगत में व्याप्त अनाचार और प्रतिभाओं के शोषण पर आधारित इनका ये उपन्यास है। सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन जी का अगला उपन्यास है सबसे बड़ा सिपहिया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी। इसमें पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीय पक्ष का चित्रण किया गया है। डूब वीरेंद्र जैन जी का उपन्यास है। ये इसका प्रकाशन वर्ष 1991 ईस्वी है। इसमें मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण किया गया है। डूब और पार इनके दो उपन्यास हैं। पार का प्रकाशन वर्ष है 1994 ईस्वी। इसमें डूब उपन्यास का विस्तार किया गया है। पंचनामा 1996 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें आश्रमों के छद्म और उनमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन किया गया है। तो ये थे वीरेंद्र जैन जी के उपन्यास। अगले उपन्यासकार हैं राजकृष्ण मिश्र जी, जिनके उपन्यास हैं दारुल सफ़ा,
जिसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। इसमें विधायकों और मंत्रियों की घिनौनी राजनीतिक गतिविधियों का अंकन किया गया है दारुल सफ़ा नामक उपन्यास में, जिसके रचनाकार हैं, जिसके उपन्यासकार हैं राजकृष्ण मिश्र जी। इनका अगला उपन्यास है सचिवालय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। इसमें नौकरशाही और असामाजिक तत्वों के अंतरंग संबंध का चित्रण किया गया है कुतोह मनुष्य, जिसका प्रकाशन वर्ष 1994 ईस्वी है। इसमें स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन किया गया है। मंत्रिमंडल 1996 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें दारुल सफ़ा और सचिवालय उपन्यास का विस्तार है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।